हेलो गाइस, कैसे हैं आप। माय नेम इज विवेक धर्मशी और आज हम एक वीडियो बना रहे हैं और ये जो वीडियो है ये है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। यस, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज कंपनीज एक्ट 2013 का चैप्टर नंबर 3 और ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है इट रेंजेस फ्रॉम सेक्शन 23 टू सेक्शन 42। याद रखना है ये जो 23 से लेकर 42 जो है ये प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर आप इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस रिलेटेड पार्ट देखेंगे तो ये वाले सेक्शंस कवर होते हैं। अगर आप अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज के ऊपर चर्चा करें तो सिर्फ सेक्शन 39 कवर होता है। अगर प्रोस्पेक्टस रिलेटेड रूल्स, अगर उसकी पेनल्टीज जो है आपने को चेक करना है तो उसके लिए ये सेक्शन है। और अगर आपको प्राइवेट प्लेसमेंट पर स्पेसिफिक फोकस देना है तो इट इज सेक्शन 42। मैं आपको ये भी एक चीज बता दूं कि यहाँ पर जो है ये जो सेक्शंस हैं हमारे, ये वाले सेक्शंस हमारे सिलेबस में नहीं है। याद रखना है ये जो सेक्शंस है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो जब हम सीखेंगे तो ये वाले सेक्शंस को हम लोग नहीं करने वाले हैं। श्योर अबाउट दिस? पक्का एवरीबडी? मैं एक चीज आपको और बता दूं, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये मेरा पार्ट 2 है। यस, ये हमारा पार्ट 2 है। हमने इसके पहले पार्ट 1 कर लिया है और हमने पार्ट 1 में सेक्शन 23, सेक्शन 24, सेक्शन 26 और सेक्शन 29 हमने ये 4 पार्ट्स पार्ट 1 में खत्म कर दिए हैं। यहाँ पर ये पार्ट 1 में हो चुका है, ये पार्ट 1 में हो चुका है, ये पार्ट 1 में एंड ऑल्सो दिस। सो अगर आपको इन सेक्शंस पर फोकस देना है तो आई रिक्वेस्ट कि आप पहले अपना पार्ट 1 देख लें। पार्ट 1 में हमने प्रोस्पेक्टस की पूरी इन डेप्थ डिटेल देखी कि प्रोस्पेक्टस होता क्या है, प्रोस्पेक्टस क्यों इशू किया जाता है, इस पर सेक्शन बनाने का कारण क्या है, किसे इसको फॉलो करना है और ये कौन बनाता है और किसको देना पड़ता है। श्योर अबाउट दिस एवरीबडी? सो इफ यू डोंट नो द इंट्रोडक्शन आई वुड रिकमेंड पार्ट 1। व्हाट वी आर डूइंग अभी इज पार्ट 2। अब हम पार्ट 2 में क्या कवर करने वाले हैं? हम पार्ट 2 में गाइस यहां पर कवर करने वाले हैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एंड अब्रिज प्रोस्पेक्टस। कैन यू सी दिस? शेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एंड अब्रिज प्रोस्पेक्टस। आप एक तरह से बोल सकते हैं जस्ट टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। यस, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे सिलेबस में जो हमारा जो पोर्शन है उसके अंदर सेक्शन 33 इज नॉट एप्लीकेबल। आपको अपने एग्जाम के लिए जो है वो 33 नहीं पढ़ना है, पर जैसे आपको मालूम है पार्ट 1 के भी अंदर 24 था जो नहीं था, बट मैंने आपको सिखा दिया नॉलेज लेने में क्या जा रहा है। ठीक उसी तरह से इस वाले पार्ट में भी हम 31, 32, 33 देख रहे हैं, लेकिन याद रखना है कि 33 जो है आपको अपने एग्जाम में नहीं पढ़ना है। तो आइए अब देखते हैं कि क्या है ये टाइप्स और ये क्या चीजें हैं। ये जो शेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग और ये वाला पार्ट, अब ये वाले पार्ट हम करेंगे पार्ट 2 में, विच इज अभी। श्योर अबाउट दिस? चलिए लेट अस स्टार्ट नाउ। सो प्रोस्पेक्टस में आई एम ब्रॉडली कवरिंग सेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एंड अब्रिज प्रोस्पेक्टस। क्लियर है? श्योर? लेट अस स्टार्ट बाय वन। सो पूरा चार्ट से बनाया हुआ है। अब ये सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या है पहला समझ लीजिए। मैं 2 मिनट शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपको मालूम मेरी हैबिट कैसी है, गंदी हैंडराइटिंग में आपको पहले समझाना। यस सो लेट अस से फॉर एग्जांपल एक कंपनी है और उसे पैसों की जरूरत है, राइट? इट वांट्स टू रेज फंड्स, उसको पैसे रेज करना है। तो आपको अभी मैंने पार्ट 1 पहले सिखा दिया, वो किसके पास जाएगा? यस, वो जाएगा पब्लिक के पास। किसके पास जाएगा? पब्लिक के पास। ठीक है, तो और वो आपको अभी पूरी प्रोसेस पता है। वो क्या करेगा भैया? वो एक डॉक्यूमेंट बनाएगा। वो डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं? प्रोस्पेक्टस। और ये प्रोस्पेक्टस वो क्यों बताता है, पब्लिक को क्यों देता है? बिकॉज उसको अपनी कंपनी के बारे में सब बताना है। हमने जैसे पार्ट 1 में देखा, उसे हिस्ट्री बतानी है, प्रेजेंट बताना है, फ्यूचर बताना है, जिससे पब्लिक उससे इंप्रेस हो जाए और उसकी कंपनी में पैसा लगाए। लेकिन आपको मालूम है कि उसके रिलेटेड देयर इज सेक्शन 26 जिसमें बताया गया था कि व्हाट आर द वेरियस मैटर्स दैट शुड बी डिस्क्लोज्ड इन अ प्रोस्पेक्टस and you have to file with SEBI, you have to file with ROC, and within 90 days you have to go to the public and raise the funds. अब आप सोचिए अगर एक कंपनी है जिसे बहुत फ्रीक्वेंटली, ध्यान से सुनिए, फ्रीक्वेंटली पैसे रेज करने होते हैं,
फ्रीक्वेंटली मतलब क्या, जैसे अभी अप्रैल में पैसा रेस किया, अब समझ लीजिए उसको जून में फिर पैसे रेस करना है, समझ लीजिए उसको सितंबर में फिर से पैसे रेस करना है, समझ लीजिए उसको दिसंबर में फिर से पैसे रेस करना है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कौन है जिसको बार बार पैसे रेस करना है? अरे वाह, ऐसे थोड़ी होता है। मुथूट फाइनेंस का कभी देखिए आप, मुथूट देखिए, मन्नपुरम देखिए, ये जो कंपनीज है, जो गोल्ड फाइनेंस कंपनीज है, ये हर 3 महीने 4 महीने 5 महीने डिबेंचर इशू करती है। क्यों? क्योंकि आप समझ रहे हैं, इनका फंडा है कि वो आपका गोल्ड अपने लॉकर्स में रखे और आपको लोन दे दे। अब वो आपका गोल्ड तो उनके लॉकर में ऐसे ही पड़ा है, वो कोई रेवेन्यू थोड़ी जनरेट कर रहा है, वो बैंक्स थोड़ी ना है कि आपके डिपॉजिट के पैसे वो किसी को लोन देगा, वहां से इंटरेस्ट लेगा, आपको इंटरेस्ट देगा। इधर तो आपका गोल्ड उनके लॉकर में फिट हो गया, वो उसका तो कोई लेना देना नहीं है, तो वो पैसे आपको कहां से देंगे? तो ऑब्वियसली वो डिबेंचर्स इशू करते हैं एट द रेट ऑफ 8%, 9%, एंड देन दे गिव लोन एट 12, 13, 14, वट एवर मे बी, एंड द डिफरेंस इज देयर इनकम। सो मुथूट और मन्नपुरम जैसे लोगों को तो हर 2 महीने 3 महीने में डिबेंचर का इशू लाना है। अब आप थोड़ा सोचिए, ऐसी कंपनीज जिन्हें फ्रीक्वेंटली पैसे रेस करने हैं, अगर वो ये बार बार प्रक्रिया करे, प्रोस्पेक्टस बनाओ, सबकी ओपिनियन लो, फिर सेबी में फाइल करो, फिर आरओसी में, तो ये तो कितना इरिटेटिंग हो जाएगा। आपको नहीं लगता कि ये काम बहुत इरिटेटिंग है? ये प्रोसेस बार बार नहीं किया जा सकता। तो अब उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया, आप समझ गए होंगे मैं कहां लेके जा रहा हूं। अब उन्होंने एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बना दिया, और वो कॉन्सेप्ट का नाम है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। और आप देख सकते हैं कि ये जो शेल्फ प्रोस्पेक्टस है, ये शेल्फ का मतलब होता है शेल्फ लाइफ, जिसकी लंबी उम्र होती है। यस और नो? सो अब यहां पर एक ऐसा कॉन्सेप्ट उन्होंने बना लिया है कि आप एक शेल्फ प्रोस्पेक्टस बना लो जिसकी लाइफ 1 साल की होगी। कितने साल की होगी? 1 साल की लाइफ होगी। आप बोलेंगे सर आप बोलना क्या चाह रहे हो? इसका मतलब यह है गाइस कि अब आपने एक बार प्रोस्पेक्टस बना दिया, अब आप 1 साल तक जितनी बार चाहे उतनी बार पैसे रेस कर सकते हो विदाउट मेकिंग अगेन एंड अगेन प्रोस्पेक्टस। बताइए कैसा रहा? परफेक्ट है। इसका मतलब एक बार बना लो तो 1 साल तक वही प्रोस्पेक्टस चल जाएगा फॉर एवरी पब्लिक ऑफर दैट यू डू। हाँ, 1 साल के बाद आपको फिर से नया बनाना है। आई बात समझ में? तो आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। लेट अस स्टार्ट। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अ प्रोस्पेक्टस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इन और सिक्योरिटीज और क्लास इंक्लूडेड are passed for subscription in one or more issue over certain period without the issue of further prospectus। एक बार इशू कर दिया तो आप बार बार इशू कर सकते हो विदाउट गोइंग फॉर अगेन एंड अगेन प्रोस्पेक्टस। आपका एक ही प्रोस्पेक्टस जो है वो चल जाएगा। अच्छा, इसकी वैलिडिटी कितनी है? इसकी वैलिडिटी है 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ फर्स्ट ऑफर। जब भी आपने पहली बार प्रोस्पेक्टस बनाया, जब भी आपका फर्स्ट ऑफर रहेगा, वो फर्स्ट ऑफर जब शुरू होगा वहां से 1 साल तक आपको ये प्रोस्पेक्टस चल जाएगा। आपको फिर से प्रोस्पेक्टस बनाने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमने यहां पर क्या लिखा है? एडवांटेज। क्या एडवांटेज है? कि फॉर सब्सिक्वेंट इशू नो फर्दर प्रोस्पेक्टस इज रिक्वायर्ड। और कोई नए प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं है, यही प्रोस्पेक्टस जो आपने बनाया वो चल जाएगा। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का? अब थोड़ा ध्यान से देखिए। लेकिन हो तो सकता है ना कि समझ लीजिए आपने एक प्रोस्पेक्टस बनाया अप्रैल में, और आपने वो शेल्फ प्रोस्पेक्टस जैसा बनाया और आपने पैसे रेस कर लिए। अब समझ लीजिए आपका जुलाई में फिर से पैसे रेस करना है, तो हमने क्या कहा कि वही प्रोस्पेक्टस चल जाएगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने हो गए, और इस 4 महीने में कंपनी की जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, वो कितनी ज्यादा बदल सकती है? पब्लिक पागल हो सकता है, आप भेड़ा बना लोगे लोगों को। तो रूल ने देखो कितना मस्त कहा। उन्होंने कहा अगर कंपनी हैज अंडरगॉन सम चेंजेस रिगार्डिंग इट्स फाइनेंशियल पोजीशन, या कोई नया चार्ज क्रिएट किया है, या पहले ऑफर में या दूसरे ऑफर में कुछ ज्यादा चेंजेस हैं, तो अब आपको बनाना है एक डॉक्यूमेंट जिसे हम कहेंगे इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। आप देख सकते हैं मैं इसको ब्लैक से कर रहा हूं, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। अब ये इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या होता है?
मैं आपको सिंपल से बता दूं, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम का मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपके पहले ऑफर और आपके ऑफर में जो भी चेंजेस हुए रहेंगे, मतलब जो आपने शेल्फ प्रोस्पेक्टस बनाया उसमें जो जो भी लिखा है और आज की स्थिति में क्या चेंज है, वो सब चेंजेस का एक डॉक्यूमेंट जो बनता है ना, उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। तो रूल कहता है अब जब नेक्स्ट टाइम सब्सिक्वेंट इशू करोगे तो आपको नया प्रोस्पेक्टस तो नहीं बनाना, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाना है और वही इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम आपको आरओसी में फाइल करना है। इसलिए मैंने यहां पर देखिए कितना क्लियरली तरीके से क्या बोला, इफ यू कुड सी, मैंने यहां पर क्या लिखा है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस प्लस IM इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम विल बिकम योर प्रोस्पेक्टस। मतलब जो एक प्रोस्पेक्टस आपने पहले से बना रखा है प्लस एवरी टाइम यू गो फॉर एन इशू यू हैव टू जस्ट मेक एन इंफॉर्मेशन मेमो। इंफॉर्मेशन मेमो का मतलब क्या भैया, जो जो चेंज हुआ ना वो चेंज का डॉक्यूमेंट, वो चेंज का डॉक्यूमेंट शेल्फ प्रोस्पेक्टस के साथ लगा के दे दो, बात खत्म हो जाएगी, आपने प्रोस्पेक्टस बना लिया, ऐसा हम मान लेंगे। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? लेकिन अब एक छोटी सी चीज को समझिए, रूल कहता है कंपनी और एनी अदर पर्सन जिसे आपका एप्लीकेशन मिला है और उसने आपको पैसे भी दे दिए, एडवांस पेमेंट भी दे दिया, लेकिन कंपनी ने उसको वो समय पर इंटीमेट नहीं किए थे कि क्या चेंजेस हुए हैं। आप समझिए, मतलब उसको है ना IM नहीं मिला। IM की कॉपी का मतलब क्या, उसको क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो चेंजेस के बारे में पता नहीं है, लेकिन उसने तो आपको अलॉटमेंट के लिए पैसे दे दिए। अब आपने पीछे से अगर उसको IM दिया हो और रूल कहता है कि अगर वो अपने एप्लीकेशन को विड्रॉ करना चाहता है, वो चेंजेस देखकर उसको लगा अरे यार आपने मुझे ये चेंजेस पहले बताए होते तो मैं तो कभी आपकी सिक्योरिटीज के लिए अप्लाई नहीं करता, तो रूल कहता है उसे ऑप्शन देना है विड्रॉ करने का और वो विड्रॉ कर सकता है और उसको आप उसके पैसे 15 दिन के अंदर अंदर लौटा देना है। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस एवरीबॉडी? पक्का? तो याद से अच्छी तरह से समझ के मैंने यहाँ पे क्या लिखा आपको समझ में आ गया कि कोई व्यक्ति को अगर बिना IM के आप वो पैसे दे देता है और पीछे से उसको चेंजेस के बारे में पता चलता है, तो आपको क्या करना है, उसको अपने पैसे, अगर वो विड्रॉ करना चाहता है अपने एप्लीकेशन को, तो आप उसको 15 दिन के अंदर उसके पैसे लौटा दें। श्योर? सो दिस इज व्हाट शेल्फ प्रोस्पेक्टस इज ऑल अबाउट। एक बार बना लो, 1 साल की मुक्ति, 1 साल के अंदर जितनी बार चाहिए उतना आप पैसा रेज कर सकते हैं। बस जो जो भी चेंजेस हुए हैं उस चेंजेस के रिगार्डिंग आपको क्या बनाना है, उस चेंजेस के रिगार्डिंग आपको बनाना है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? नेक्स्ट, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अब ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? अब ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मतलब ऐसा प्रोस्पेक्टस जो इनकम्प्लीट है। अब आप बोलेंगे सर इनकम्प्लीट कैसे हो गया? थोड़ा समझिए, इस प्रोस्पेक्टस में 2 बातें मेंशन नहीं करी होती। एक, आप कौन सी प्राइस पे शेयर्स को इशू करो, ये इसमें लिखा ही नहीं होता, और दूसरा क्वांटिटी ऑफ शेयर्स, ये भी नहीं लिखा होता कि हम कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं। आप बोलेंगे सर ऐसा इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस सबमिट करना अलाउड है? हाँ अलाउड है, इसीलिए तो एक कॉन्सेप्ट चल रहा है दुनिया में, क्या है? बुक बिल्डिंग प्रोसेस। सर ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या है? अरे भैया, बुक बिल्डिंग प्रोसेस का मतलब अब कंपनी जो है वो नहीं बताती कि शेयर की प्राइस क्या होगी, वो आपको प्राइस बैंड देती है। सर प्राइस बैंड का मतलब, लेट अस से फॉर एग्जांपल उसने आपको कहा कि हमारे शेयर की प्राइस 600 से लेकर 720 रहेगी, वो आपको ये प्राइस बैंड देगी। अब आपका कॉल है कि आपको शेयर्स का क्या वैल्यू लगता है, आप वो प्राइस पर शेयर्स के लिए बिडिंग कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि सर 720 मेरे को लगता है कंपनी का भाव है, मैं तो 720 पे भी लेने को तैयार हूं, तो आप ऑनलाइन अपना ऑर्डर पंच कीजिए कि मैं 720 पे इतने शेयर्स लेने को तैयार हूं। कुछ लोगों को लगता है कि मैं 650 पे लेना चाहता हूं, राइट, तो वो 650 पे लेंगे। ऐसे अलग अलग प्राइस पर अलग अलग शेयर्स के लिए पब्लिक जो है वो बिड करेगी। और अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी देखेगी कि कौन से प्राइस पर उसके सारे शेयर्स बिक रहे हैं, वो प्राइस वो डिसाइड करेगा और वो प्राइस जो है वो सबके लिए रहेगी। तो इसको हम बहुत बार क्या कहते हैं? प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म। क्या कहते हैं? प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म। सर इसको ऐसा क्यों कहते हैं?
क्योंकि गाइस ये कंसेप्ट कितना अच्छा है ना, इससे पता चलता है कि कंपनी का सही शेयर का दाम क्या होना चाहिए। जरा सोचिए, अगर आपने 720 डिसाइड कर लिया, लेकिन अगर लोगों को लग रहा है कि नहीं यार इस कंपनी का शेयर का भाव 720 नहीं है, तो कोई आपकी कंपनी के लिए बिड ही नहीं करेगा। आपका जो इशू है पब्लिक ऑफर जो है वो फेल हो जाएगा। और हो सकता है आपको लगता है कि आपकी कंपनी का भाव 600 है, आपने 600 प्राइस रख दी, लेकिन लोगों को लगा अरे ये तो 800 रुपए रखता ना तो भी हम इसके शेयर्स खरीदते, तो आप तो अंडर वैल्यूड है, आपको 800 रुपए मिल सकते थे एक शेयर के, बड़ा आपको 600 ही मिल रहा है। लेकिन ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस से जहां पर आप प्राइस को नहीं बताते, इट इज सो नाइस वेयर पब्लिक डिसाइड्स व्हाट्स योर वैल्यू विच इज ट्रू एंड फेयर, एंड दैट्स व्हाई वी से इट इज अ प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म। क्लियर है भैया? सब जगह पे नॉर्मली अब हर पब्लिक ऑफर में यही चलता है, रेड हेरिंग ही चलता है। तो ध्यान से देखिए क्या लिखा है यहां पर, ये लिखते हैं प्रोस्पेक्टस विच डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट डिटेल्स ऑफ क्वांटम और प्राइस। क्वांटम का मतलब शेयर्स, प्राइस का मतलब प्राइस, एंड इट शैल बी इशूड बिफोर द इशू ऑफ एक्चुअल प्रोस्पेक्टस। तो जब पहली बार वो प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं तो ये क्वांटम और प्राइस नहीं होता, याद रखना है। रूल कहता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस shall carry the same obligation as applicable to actual prospectus. But any change between red herring and actual prospectus shall be highlighted as variation in the actual prospectus. अब ये क्या बोलना चाह रहे हैं? ये बोलना चाह रहे हैं एक बार आपकी जब प्राइस डिसाइड हो जाती है ना और क्वांटिटी ऑफ शेयर डिसाइड हो जाती है ना, तो वो डिटेल्स को फिल कर आपको और एक बार प्रोस्पेक्टस फाइल करना पड़ता है। आप कहेंगे सर इसका मतलब इसमें 2 बार फाइल करना पड़ता है क्या? यस, एक बार बिना प्राइस और क्वांटिटी के आप फाइल करोगे, और जब आपकी प्राइस डिसाइड हो जाएगी, क्वांटिटी डिसाइड हो जाएगी, तो आपको वो फिल करके और एक बार प्रोस्पेक्टस फाइल करना है। आर यू गेटिंग दिस? अच्छा, रूल ये कहता है जो पहले वाला प्रोस्पेक्टस बनाया और अब जो एक्चुअल प्रोस्पेक्टस जो पूरा कंप्लीट है, उस दोनों प्रोस्पेक्टस के बीच में अगर कोई चेंजेस हैं, कोई वेरिएशन है, तो आपको अपने कंप्लीट एक्चुअल प्रोस्पेक्टस में उस चेंजेस और वेरिएशंस को हाईलाइट कर बताना पड़ेगा। आई बात समझ में? Now rule कहता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस shall be filed with ROC at least 30 days prior to opening of subscription and offer। तो 30 days से पहले आपको ये अपना रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो है वो ROC में सबमिट कर देना चाहिए। रूल कहता है once the offer is closed, एक मिनट, once the offer is closed, the company shall file your actual prospectus with ROC as well as SEBI, where it state what is the total capital raised, what was the price, और ऐसी कोई दूसरी डिटेल्स जो आपने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में ना लिखी हो, लेकिन आप ये वाला जो एक्चुअल प्रोस्पेक्टस है अब उसमें मेंशन कर रहे हो। सो रेड हेरिंग इज अ प्रोस्पेक्टस विच इज एन इनकम्प्लीट वन। एक्चुअल प्रोस्पेक्टस इज समथिंग विच इज कंप्लीट। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पहले होता है, कंप्लीट प्रोस्पेक्टस बाद में होता है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में प्राइस और शेयर्स की मेंशन नहीं होती, कंप्लीट प्रोस्पेक्टस में प्राइस और क्वांटिटी ऑफ शेयर्स मेंशन होता है। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का पक्का सबको समझ में आया क्या है रेड हेरिंग? और ये है अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। जैसे मैंने आपको बताया दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस, बट थोड़ा सा एक बार देख लें ये सिर्फ क्या कहता है। थोड़ा अब्रिज का मतलब क्या है मैं आपको बोलूं क्या? एक मिनट। अब्रिज का मतलब होता है समराइज्ड। अब जरा सोचिए, मैंने आपको पहले ही पार्ट 1 में क्या कहा था, एक नॉर्मल प्रोस्पेक्टस कितने पेज का होता है? 400 प्लस पेजेस का होता है, राइट? अब मेरे को बताइए क्या कोई इतना प्रोस्पेक्टस पढ़ते बैठेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। हमसे हमारी बुक्स नहीं पढ़ी जा रही, हम प्रोस्पेक्टस क्या पढ़ेंगे? तो प्रोस्पेक्टस का 400 पेज का बुक अननेसेसरली सबको देना, कॉस्ट बढ़ाना, नॉट मेक सेंस, राइट? तो कंपनीज एक्ट में क्या बोला, आप एक अब्रिज प्रोस्पेक्टस बना लो। अब ये अब्रिज का मतलब क्या? एक समराइज्ड प्रोस्पेक्टस। मतलब समझ रहे हो, ये 400 पेज में जो एकदम मेन है, एक ऐसी डिटेल्स जो एकदम पब्लिक की काम की है, वो एकदम छोटा सा एक 20 से लेके 50 पेज का आप एक प्रोस्पेक्टस बना लो, छोटा सा समराइज्ड वर्जन, नोट्स बना लो उसके तो वो 20 से 50 पेज का जो एकदम समराइज्ड वर्जन होता है ना, हम उसे कहते हैं अब्रिज प्रोस्पेक्टस। श्योर अबाउट दिस? तो रूल कहता है दिस अब्रिज प्रोस्पेक्टस शैल हैव ऑल द फीचर्स एज स्पेसिफाइड बाय सेबी। मतलब सेबी के हिसाब से जो भी उस समराइज प्रोस्पेक्टस में होना चाहिए वो सब मेंशन करना है। इट इज कंपल्सरी कि आप जब कभी भी एप्लीकेशन फॉर्म दें उसके साथ एब्रिज प्रोस्पेक्टस देना जरूरी है। याद रखना है,
कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म बिना अब्रिज प्रोस्पेक्टस के इशू नहीं हो सकता। आपको अब ये अब्रिज प्रोस्पेक्टस मतलब एक समराइज्ड फॉर्म में हर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कंपलसरी देना है। अच्छा, रूल कहता है ये अब्रिज प्रोस्पेक्टस एप्लीकेशन फॉर्म मतलब जब हम पब्लिक को देते हैं कि ये लीजिए आप हमारे सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब कीजिए, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अब्रिज प्रोस्पेक्टस कब देने की जरूरत नहीं है? रूल कहता है जब आप शेयर्स एक तो अंडरराइटर को दे रहे हो या आप पब्लिक को नहीं दे रहे हो, मतलब एक तो आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो या अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही दे रहे हो, तो आपको ये समराइज्ड प्रोस्पेक्टस की एप्लीकेशन फॉर्म के साथ देने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? कब नहीं देना है? अंडरराइटर, प्राइवेट प्लेसमेंट एंड द ऑफर इज टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ओनली, इट इज नॉट टू पब्लिक एट लार्ज। इफ यू आर गिविंग टू पब्लिक तो आपको ये अब्रिज प्रोस्पेक्टस भी बनाना पड़ जाएगा। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का? सो हमने इस पार्ट में क्या किया? अब्रिज प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और शेल्फ प्रोस्पेक्टस। श्योर? पक्का? आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।